नमस्कार। आज तारीख है 26 नवंबर 2025 और हमारे सामने है इकोनॉमिक टाइम्स अखबार। आज हम इसकी हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके बीच के डॉट्स को कनेक्ट करना है। हाँ, जैसे कि कैसे रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत को एक अनजाने में फायदा हो गया। और कॉर्पोरेट जगत की एक लड़ाई, जहां मेक इंडिया की साख ही दांव पर लग गई है। और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, व्यक्तिगत आस्था बड़ी है या संस्था का अनुशासन। हाँ। तो आज की चर्चा में अर्थव्यवस्था, बिजनेस और कानून के कई अहम पहलू हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स कितनी अजीब चीज हो सकती है। हाँ। रूस के सबसे बड़े तेल निर्यातक रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल, इन पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगा दिए। जी। तो पहली नजर में तो यही लगा कि भारतीय रिफाइनरियों के लिए ये बुरी खबर है। बिल्कुल, सबको यही लगा कि अब तेल मिलना शायद कम हो जाएगा। और हुआ भी कम। हाँ, हुआ भी। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। अच्छा। हुआ ये कि प्रतिबंधों के डर से रूसी तेल कंपनियों ने डिस्काउंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया। डिस्काउंट बढ़ा दिया। हाँ, कि जो नुकसान कम तेल आने से होना था उसकी भरपाई हो गई, शायद फायदा ही हो गया। एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब सजा मिली रूस को और फायदा हो गया भारत को। ये तो शतरंज की बाजी ही पलट गई। एग्जैक्टली। देखिए, प्रतिबंधों से पहले डिस्काउंट चल रहा था लगभग 1.8 से $2 प्रति बैरल। अच्छा, 1.8 से $2, ठीक है। और अब वो बढ़कर हो गया है लगभग $5 प्रति बैरल। $5, मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा। जी। तो इसका मतलब ये है कि भले ही जनवरी में हमें सामान्य से मान लीजिए 1/3 कम तेल मिले, लेकिन उस पर डिस्काउंट इतना गहरा है कि हमारी रिफाइनरियों की जेब पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो वित्तीय प्रभाव लगभग न्यूट्रल हो गया। बिल्कुल। लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है। देखिए, ये दिखाता है कि भारतीय रिफाइनरियां और एक तरह से कहूं तो पूरा भारत अब वैश्विक राजनीति के शतरंज में सिर्फ एक मोहरा नहीं है, एक खिलाड़ी बन गया है। एक स्मार्ट खिलाड़ी बन गया है जो नियमों के बीच से अपने हित का रास्ता निकाल रहा है। इसे आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के निवेशक भारत को लेकर इतने बुलिश हैं। मैं अखबार में अमीरात एनबीडी के ग्रुप सीईओ शेन नेल्सन का इंटरव्यू देख रही थी। हाँ, उनका इंटरव्यू काफी दिलचस्प है। वो तो भारत के भविष्य पर बहुत बड़ा दाम लगा रहे हैं। बिल्कुल, उनका विजन बहुत साफ है। वो कह रहे हैं कि 2030 तक भारत की जीडीपी $7 ट्रिलियन तक जा सकती है। 7 ट्रिलियन? जी। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए बड़े बैंकों की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने आरबीएल बैंक में $3 बिलियन के निवेश की बात की है। उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, भारत में प्रवेश करने का ये सही समय है। हाँ, और उन्होंने आरबीआई के एक फैसले की तारीफ भी की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा फैसला? वो फैसला जिसमें विदेशी संस्थानों को भारतीय बैंकों में मेजॉरिटी हिस्सेदारी यानी 51% से ज्यादा की ओनरशिप रखने की छूट दी गई है। ओके। ये दिखाता है कि भारत अपने फाइनेंशियल सेक्टर को दुनिया के लिए खोलने में कितना गंभीर है। निल्सन का कनेक्शन साफ है। जब चीन में घुसना बहुत देर हो चुकी है तो वैश्विक निवेशकों के लिए भारत ही अगला बड़ा दांव है। यानी दुनिया भारत को एक बड़े मौके की तरह देख रही है। लेकिन देश के अंदर कॉरपोरेट दुनिया में एक अलग ही खींचतान चल रही है, भारतीय एयरटेल और टाटा की तेजस नेटवर्क्स के बीच। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया की साख से जुड़ गई है। एयरटेल का आरोप बहुत गंभीर है। उनका कहना है कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल जो तेजस नेटवर्क्स के उपकरण इस्तेमाल कर रही है वो घटिया हैं, सबस्टैंडर्ड हैं। घटिया? ये तो बहुत बड़ा शब्द है, खासकर एक भारतीय कंपनी के लिए दूसरी भारतीय कंपनी के खिलाफ। दिक्कत क्या आ रही है उनको? एयरटेल का कहना है कि तेजस के ये उपकरण उनके 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में दखल दे रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अच्छा। जिससे उनकी सर्विस की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। उनका साफ आरोप है कि तेजस के रेडियो उपकरण भारतीय स्पेक्ट्रम की जरूरतों के हिसाब से बने ही नहीं है। लेकिन इस पर तेजस का जवाब भी तो बड़ा अजीब है। वो कह रहे हैं कि एयरटेल ने अपना टावर उनके टावर के पास लगा दिया, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, और इसी तर्क को एयरटेल ने खारिज कर दिया। सही बात है। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में तो टावर एक दूसरे की छतों पर लगे होते हैं, वहां तो सब चलता है। बिल्कुल। एयरटेल ने भी यही कहा कि एक ही लोकेशन पर अलग अलग ऑपरेटरों के टावर दशकों से काम करते आए हैं। देखिए, ये सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई नहीं है। नहीं। ये मेक इन इंडिया की साख का सवाल है। अगर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी देश की ही एक टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रोडक्ट पर सवाल उठा रही है तो ये एक बड़ी चुनौती है।
सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ भारत में बना चाहते हैं या दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत में बना चाहते हैं? बहुत सही सवाल है। क्वालिटी का सवाल हर जगह है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और सेक्टर है जहां अब क्वालिटी और प्रॉफिट की बात हो रही है, एडटेक। हाँ, एडटेक। महामारी के समय तो इस सेक्टर में मानो पैसों की बारिश हो रही थी। और अब लगता है पार्टी खत्म हो गई है। पार्टी खत्म हो गई है और अब हिसाब किताब का वक्त है। अब इस सेक्टर में कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खरीद रही हैं। और अपग्रेड के रोनी स्क्रूवाला का बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। जी, उन्होंने माना है कि उनकी अनअकैडमी के निवेशकों से बात हुई है और वो बायजूस के हायर एजुकेशन एसेट्स को खरीदने में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो यहाँ से बड़ा ट्रेंड क्या निकल रहा है? बड़ा ट्रेंड ये है कि अब एडटेक में सिर्फ वही कंपनियां टिकेंगी जिनका बिजनेस मॉडल मुनाफे पर आधारित हो, ना कि सिर्फ ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पर। स्क्रूवाला ने कहा है कि अपग्रेड बिना किसी अधिग्रहण के भी 20-25% की दर से बढ़ रही है और वित्त वर्ष 25 में ईबीडीपीए पॉजिटिव है। ईबीडीटीए पॉजिटिव, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अब अपने कोर बिजनेस से पैसा कमा रही है। वो अब सिर्फ निवेशकों का पैसा जला नहीं रही, बल्कि असल में मुनाफा बना रही है। और यही अब हर निवेशक देखना चाहता है। और कमाल की बात है कि कुछ ऐसी ही नसीहत एक बहुत पुरानी और बड़ी कंपनी HUL को भी अपने ग्लोबल CEO से मिली है। बिल्कुल। यूनिलीवर के नए CEO फर्नांडो फर्नांडिस ने HUL को साफ संदेश दिया है। क्या कहा है उन्होंने? पहला, ज्यादा मार्जिन वाले प्रीमियम उत्पादों पर जोर दो, और दूसरा, नए जमाने के चैनल्स जैसे क्विक कॉमर्स, मतलब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इनमें अपनी पकड़ मजबूत करो। मतलब अब सिर्फ ज्यादा साबुन शैम्पू बेचने से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अब हर बोतल पर ज्यादा मुनाफा कमाना होगा। संदेश साफ है। दिलचस्प है। चाहे नया स्टार्टअप हो या 100 साल पुरानी कंपनी, बाजार का संदेश सबके लिए एक ही है, प्रॉफिट दिखाओ। चलिए अब कॉर्पोरेट दुनिया से निकलकर शासन, सियासत और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। जी। यहाँ भी कुछ बहुत बड़े फैसले और बहसें चल रही हैं। और सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट से है, जहां सेना के एक ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया गया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील फैसला है। मामला क्या था, बिल्कुल संक्षेप में? उस अधिकारी ने अपनी रेजिमेंट के सर्वधर्म स्थल में जाने से इनकार कर दिया था। सर्वधर्म स्थल? हाँ, ये फौज की एक अनूठी परंपरा है, जहां एक ही कॉम्प्लेक्स में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब होते हैं, ताकि हर धर्म के सैनिक एक साथ प्रार्थना कर सकें। ओके। अधिकारी का कहना था कि ऐसा करना उनकी ईसाई धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। ये तो वाकई व्यक्तिगत आस्था और संस्थागत अनुशासन के बीच सीधी टक्कर का मामला है। बिल्कुल। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया। क्या कहा कोर्ट ने? चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे एक सैन्य अधिकारी द्वारा की गई सबसे गंभीर अनुशासनहीनता कहा। सबसे गंभीर अनुशासनहीनता? हाँ। और कोर्ट ने साफ किया कि सैन्य अनुशासन और यूनिट की एकजुटता को व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जस्टिस बागची ने तो एक बहुत तीखा सवाल भी पूछा, ईसाई धर्म में कहाँ लिखा है कि दूसरे धर्म के मंदिर में प्रवेश वर्जित है? आप वर्दी में धर्म की अपनी निजी समझ नहीं रख सकते? ये फैसला तो एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हाँ, मैसेज एकदम साफ है। जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपकी पहली पहचान एक सैनिक की होती है। आपका धर्म, देश और अनुशासन बन जाता है। ये फैसला सशस्त्र बलों के सेक्युलर चरित्र को और मजबूत करता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अनुशासन की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में अधिकारों को लेकर घमासान मचा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर खबर है। जी, ये गठबंधन जो अब तक अंदरूनी कलह से जूझ रहा था, उसे अचानक एक साझा मुद्दा मिल गया है। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया पर इतना विवाद क्यों है? ये तो एक रूटीन प्रक्रिया लगती है। देखने में तो है, लेकिन कई विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया की आड़ में उनके वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। अच्छा। तृणमूल कांग्रेस ने तो इसे NRC कराने का एक पिछला दरवाजा तक कह दिया है। अब सब मिलकर संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है। मतलब जो गठबंधन बिखरा बिखरा लग रहा था, वो इस मुद्दे पर एक साथ आ गया है। हाँ, लेकिन अखबार में एक विपक्षी नेता का बयान है जो असलियत बताता है। उन्होंने कहा है, यह बड़ा विरोध हर पार्टी की मजबूरी से ज्यादा उपजा है, न कि आंतरिक एकता से। मतलब सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। बिल्कुल, और उसी चिंता ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया है। और शासन के मोर्चे पर सरकार की एक बहुत बड़ी योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जल जीवन मिशन।
हाँ, ये जल जीवन मिशन से जुड़ा मामला है, जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर में नल से पीने का पानी पहुंचाना है। और खबर क्या है? खबर यह है कि कई राज्यों से भ्रष्टाचार और काम में अनियमितताओं की गंभीर शिकायतें आई हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है? अब केंद्र ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का निर्देश दिया है। अब फैसला ये हुआ है कि जब तक राज्य इन शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं करते, तब तक मिशन के लिए आगे का फंड रोक दिया जाएगा। अच्छा, तो फंड ही रोक दिया जाएगा? जी, ये एक तरह से राज्यों पर दबाव बनाने का तरीका है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 32 राज्यों से एक्शन टेकन रिपोर्ट आ चुकी है और 607 मामलों में कार्रवाई हुई भी है, जिसमें 9 FIR भी शामिल हैं। तो आज के अखबार की पड़ताल से 3 बड़ी तस्वीरें उभरती हैं। पहली, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक राजनीति के तूफानों के बीच न सिर्फ अपना रास्ता बना रही है, बल्कि अप्रत्याशित अवसर भी ढूंढ रही है। बिल्कुल। दूसरी, कॉर्पोरेट जगत में एक मंथन का दौर चल रहा है। चाहे वो मेक इन इंडिया की क्वालिटी का सवाल हो या स्टार्टअप्स के बिजनेस मॉडल का, अब सर्वाइवल के नियम बदल रहे हैं। अब सिर्फ बड़े होने से काम नहीं चलेगा, मुनाफे में होना जरूरी है। सही बात है। और तीसरी, देश के भीतर संस्थागत अनुशासन, राजनीतिक अधिकार और शासन की पारदर्शिता को लेकर अहम बहसें चल रही हैं। हाँ, और इन बहसों के जो नतीजे होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या संसद की तकरार, वो आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। आज की इन तमाम खबरों को एक साथ देखें तो एक सवाल उभरता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका बढ़ रही है, क्या देश के अपने आंतरिक संस्थान, चाहे वो कॉरपोरेट नियम हो, राजनीतिक बहस का स्तर हो या सरकारी योजनाओं को लागू करने का तरीका, क्या वो इस बदलाव की रफ्तार के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं? हाँ, और इस तालमेल को बिठाने की कोशिश में क्या कुछ दांव पर लग रहा है?